बात आती है तो कोंडादेरा मदप्पा करियप्पा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वो सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। उनको किपर के नाम से भी पुकारा जाता है। कहा जाता है कि जब वो फतेहगढ़ में तैनात थे तो एक ब्रिटिश अफसर की पत्नी को उनका नाम लेने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें किपर पुकारना शुरू कर दिया। 1942 में करियप्पा लेफ्टिनेंट कर्नल का पद पाने वाले पहले भारतीय अफसर बने। 1944 में उन्हें ब्रिगेडियर बनाया गया और बन्नू फ्रंटियर ब्रिगेड के कमांडर के तौर पर तैनात किया गया। फील्ड मार्शल करियप्पा की जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल वी.के. सिंह बताते हैं, उन दिनों एक गांव से गुजरते हुए करियप्पा ने देखा कि कुछ पठान औरतें अपने सिर पर पानी से भरे बड़े बड़े बर्तन लेकर जा रही हैं। पूछताछ के बाद पता चला कि उन्हें रोज 4 मील दूर दूसरे गांव से पानी लेने जाना पड़ता है। करियप्पा ने तुरंत उनके गांव में कुआं खुदवाने का आदेश दिया। पठान उनके इस काम से इतना खुश हुए कि उन्होंने उन्हें खलीफा कहना शुरू कर दिया। नवंबर 1947 में करियप्पा को पूर्वी कमान का प्रमुख बनाकर रांची में तैनात किया गया, लेकिन 2 महीने के अंदर ही जैसे ही कश्मीर की हालत खराब हुई, उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल डडली रसल के स्थान पर दिल्ली और पूर्वी पंजाब का जीओसी इन चीफ बनाया गया। उन्होंने ही इस कमान का नाम पश्चिमी कमान रखा। उन्होंने तुरंत कलवंत सिंह के स्थान पर जनरल थिमैया को जम्मू कश्मीर फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया। लेह जाने वाली सड़क तब तक नहीं खोली जा सकती थी जब तक भारतीय सेना का जोजिला, द्रास और कारगिल पर कब्जा नहीं हो जाता। ऊपर के आदेशों की अवहेलना करते हुए करियप्पा ने वही किया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज लेह भारत का हिस्सा नहीं बना होता। उनकी बनाई गई योजना के तहत भारतीय सेना ने पहले नौशेरा और झंगर पर कब्जा किया और फिर जोजिला, द्रास और कारगिल से भी हमलावरों को पीछे ढकेल दिया। कमांडर का पद संभालने के बाद करियप्पा ने नौशेरा का दौरा किया, जिस पर 50 पैराशूट ब्रिगेड का नियंत्रण था। उन्होंने ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर उस्मान से कहा कि वो उनसे एक तोहफा चाहते हैं। जब उस्मान ने पूछा कि वो तोहफे में क्या लेना चाहेंगे, तो करियप्पा का जवाब था कि वो चाहते हैं कि वो कोट पर कब्जा करें। उस्मान ने इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बाद में जब कबायलियों ने नौशेरा पर हमला किया तो उसके रक्षण में कोट पर भारतीय सैनिकों के नियंत्रण ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसी दौरान जीप से श्रीनगर से उरी जाते समय ब्रिगेडियर बोगी सेन ने करियप्पा को सलाह दी कि जीप से झंडे और स्टार प्लेट हटा लिए जाएं, ताकि दुश्मन उनकी जीप को पहचान कर स्नाइपर फायर न कर सके। मेजर जनरल वी.के. सिंह बताते हैं कि करियप्पा ने यह कहते हुए इस सलाह को मानने से इनकार कर दिया कि इसका उनके सैनिकों के मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा जब वो देखेंगे कि उनके कमांडर ने डर की वजह से अपनी जीप से झंडे हटा लिए हैं। बोगी सेन का अंदेशा सही निकला। उनकी जीप पर फायर आया, लेकिन सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगी। लौटते समय भी उनकी जीप पर फिर फायर किया गया, जिससे उसका एक टायर फट गया, लेकिन करियप्पा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक और अवसर पर टिथवाल के दौरे के दौरान करियप्पा अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना एक पहाड़ी पर चढ़ गए, जिस पर कबायली नजर रखे हुए थे। उनके वहां हटने से कुछ मिनटों के भीतर ही उस स्थान पर तोप का गोला गिरा जहां वो खड़े हुए थे। बाद में करियप्पा ने हंसते हुए कहा, दुश्मन के गोले भी जनरल का सम्मान करते हैं। इसी अभियान के दौरान ही एयर कमोडोर मेहर सिंह पुंछ में हथियारों समेत एक डकोटा विमान उतारने में सफल हो गए, वो भी रात में। कुछ समय बाद उन्होंने लेह में भी डकोटा उतारा, जिस पर जनरल थिमैया सवार थे। करियप्पा ने न सिर्फ मेहर सिंह को महावीर चक्र देने की सिफारिश की, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि ये सम्मान उन्हें मिले भी। अजीब बात यह थी कि वायुसेना को अपने ही अफसर को महावीर चक्र देना पसंद नहीं आया और इसके बाद उन्हें कोई पदोन्नति नहीं दी गई। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री रहे बलदेव सिंह ने उस समय ब्रिगेडियर के पद पर काम कर रहे नाथू सिंह को भारत का पहला कमांडर इन चीफ बनाने की पेशकश कर दी थी।
नाथू सिंह ने विनम्रता पूर्वक इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि वरिष्ठ होने के कारण करियप्पा का उस पद पर दावा अधिक बनता था। नाथू सिंह के बाद राजेंद्र सिंह जी को भी ये पद देने की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने भी करियप्पा के सम्मान में उस पद को स्वीकार नहीं किया। तब जाकर 4 दिसंबर 1948 को करियप्पा को सेना का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ बनाया गया। उस समय करियप्पा की उम्र थी 49 साल। ब्रिटिश शासन के 200 साल बाद पहली बार किसी भारतीय को भारतीय सेना की बागडोर दी गई थी। 15 जनवरी 1949 को करियप्पा ने इस पद को ग्रहण किया। तब से लेकर आज तक इस दिन को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। करियप्पा का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने भारतीय सेना को राजनीति से दूर रखा। शायद यही कारण था कि उन्होंने आईएनए के सैनिकों को भारतीय सेना में लेने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो भारतीय सेना राजनीति से अछूती नहीं रह सकेगी। अनुशासन का पालन करने में करियप्पा का कोई सानी नहीं था। यही कारण था कि उनके नजदीकी दोस्त भी उनसे आजादी लेने में थोड़ा झिझकते थे। मेजर जनरल वीके सिंह अपनी किताब लीडरशिप इन इंडियन आर्मी में लिखते हैं, एक बार श्रीनगर में जनरल थिमैया, जो उनके साथ दूसरे विश्व युद्ध और कश्मीर में साथ काम कर चुके थे, उनके साथ एक ही कार में बैठकर जा रहे थे। थिमैया ने सिगरेट जलाकर पहला कश ही लिया था कि करियप्पा ने उन्हें टोका कि सैनिक वाहन में धूम्रपान करना वर्जित है। थोड़ी देर बाद आदतन जनरल थिमैया ने एक और सिगरेट निकाल ली, लेकिन फिर करियप्पा की बात को याद करते हुए उसे वापस पैकेट में रख लिया। करियप्पा ने इसको नोट किया और ड्राइवर को आदेश दिया कि वो कार रोकें ताकि थिमैया बाहर निकलकर सिगरेट पी सके। एयर मार्शल नंदू करियप्पा अपने पिता की जीवनी में लिखते हैं, एक बार जब मैं दिल्ली के नवीन भारत हाई स्कूल में पढ़ रहा था, एक दिन हमें लेने सेना का ट्रक स्कूल नहीं आ पाया। मेरे पिता के एडीसी ने मुझे स्कूल से वापस लेने के लिए स्टाफ कार भेज दी। मैं बहुत खुश हो गया। कुछ दिन बाद जब मेरे पिता नाश्ता कर रहे थे तो इस घटना का जिक्र हुआ। ये सुनते ही मेरे पिता आग बबूला हो गए और उन्होंने अपने एडीसी को लताड़ते हुए कहा कि सरकारी कार का किसी भी हाल में निजी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने फौरन उसका बिल बनवाया और एडीसी से कहा कि इसे उनके वेतन से काट लिया जाए। 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई के समय वायुसेना में फाइटर पायलट उनके बेटे नंदू करियप्पा का युद्धक विमान पाकिस्तान में मार गिराया गया। उन्हें युद्धबंदी बना लिया गया। एयर मार्शल नंदू करियप्पा ने मुझे बताया, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खां और मेरे पिता के बीच बहुत दोस्ती थी, क्योंकि 40 के दशक में अयूब उनके अंडर में काम कर चुके थे। मेरे पकड़े जाने के बाद रेडियो पाकिस्तान से खास तौर से ऐलान करवाया गया कि मैं सुरक्षित हूं और ठीक ठाक हूं। 1 घंटे के भीतर दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने मेरे पिता से टेलीफोन पर बात की और कहा कि अयूब खान ने उन्हें संदेश भिजवाया है कि अगर आप चाहें तो वो आपके बेटे को तुरंत वापस भारत भेज सकते हैं। तब मेरे पिता ने जवाब दिया था, सभी भारतीय युद्धबंदी मेरे बेटे हैं, आप मेरे बेटे को उनके साथ ही छोड़िए। यही नहीं, जब मैं रावलपिंडी की जेल में बंद था तो बेगम अयूब मुझसे मिलने आई थी और मेरे लिए स्टेट एक्सप्रेस सिगरेट का एक कार्टन और पीजी वुडहाउस का एक उपन्यास लेकर आई थी। युद्ध की समाप्ति के बाद करियप्पा भारतीय जवानों का मनोबल बढ़ाने भारत पाकिस्तान सीमा पर गए थे। इसी दौरान उन्होंने सीमा पार कर नो मैन लैंड में प्रवेश कर लिया था। नंदू करियप्पा अपने पिता की जीवनी में लिखते हैं, उन्हें देखते ही पाकिस्तानी कमांडर ने आदेश दिया कि वो वहीं रुक जाएं, वरना उन्हें गोली मार दी जाएगी। भारतीय सीमा से किसी ने चिल्लाकर कहा, ये जनरल करियप्पा हैं। ये सुनते ही पाकिस्तानी सिपाहियों ने अपने हथियार नीचे कर लिए। उनके अफसर ने आकर जनरल करियप्पा को सैल्यूट किया। करियप्पा ने पाकिस्तानी सैनिकों से उनका हालचाल पूछा और यह भी पूछा कि उन्हें अपने घर से चिट्ठियां मिल रही हैं या नहीं। करियप्पा का हिंदुस्तानी बोलने में थोड़ा हाथ तंग था, इसलिए लोग अक्सर उन्हें ब्राउन साहब कहकर पुकारते थे।
दरअसल वो अंग्रेजी में सोचा करते थे। आजादी के तुरंत बाद करियप्पा को सीमा के पास सैनिकों को संबोधित करना था। वो उनसे कहना चाह रहे थे कि अब देश आजाद है, आप और हम भी आजाद हैं। लेकिन करियप्पा ने कहा, इस वक्त आप मुफ्त, मुल्क मुफ्त, सब कुछ मुफ्त है। करियप्पा परिवार नियोजन के बहुत पक्षधर थे। एक बार अमृतसर में फैमिली वेलफेयर सेंटर में सैनिकों की पत्नियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, माताओं और बहनों, हम चाहता है कि आप 2 बच्चा पैदा करो, एक अपने लिए, एक मेरे लिए। शायद करियप्पा ये कहना चाह रहे थे कि आपके 2 बेटे होने चाहिए, जिनमें से एक परिवार के साथ रहे और दूसरा भारतीय सेना का हिस्सा बने। फील्ड मार्शल करियप्पा हमेशा अच्छे कपड़े पहनते थे। डिनर में वो हमेशा काले रंग के सूट या बंद गले में दिखाई देते थे। वो हमेशा डिनर के समय कपड़े बदलते थे, चाहे वो अपने घर पर अकेले डिनर कर रहे हों। उनकी बेटी नलिनी बताती हैं, एक बार उन्होंने एक अमेरिकी डिप्लोमेट को रात्रि भोजन पर बुलाया। उस मेहमान को करियप्पा के ड्रेस कोड का पता नहीं था। वो सीधी सादी कमीज पहनकर उनके घर पहुंच गया। मेरे पिता ने मेडिकरी के ठंडे मौसम का बहाना देकर उन्हें अपना कोट पहनने के लिए मजबूर किया। तब जाकर वो खाने की मेज पर बैठे। एक बार और मेरे मंगेतर एक पारिवारिक लंच पर सिर्फ कोट पहनकर बिना टाई लगाए आए। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि अपने होने वाले पति को बता दो कि उनके दामाद और सेना के एक अधिकारी के तौर पर उन्हें ढंग के कपड़े पहनकर भोजन की मेज पर आना चाहिए। कायदे से दिखाई देने के प्रति वो इतने सजग थे कि जब भी वो कार से किसी शहर में घुस रहे होते थे तो वो कार रुकवाकर अपने इक्का दुक्का बालों पर कंघी करते थे और अपने कार पर लगी धूल को अपने हाथों से पोंछते थे। करियप्पा अपनी सनकों के लिए मशहूर थे। उदाहरण के लिए उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि कोई अपनी वर्दी की कमीज की आस्तीनों को मोड़े। नंदू करियप्पा बताते हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने उन्हें कभी आधी आस्तीन की कमीज या बुश शर्ट में देखा हो। बुश शर्ट को वो बहुत हिकारत से मैटरनिटी जैकेट कहा करते थे। कोई खेल खेलते समय भी उनकी गर्दन में हमेशा एक स्कार्फ बंधा होता था। हमारे यहाँ खाने पर आने वाले हर शख्स से अपेक्षा की जाती थी कि वो सूट पहन कर आए। दूसरे, अगर किसी ने अपने कोट के बटन खोल रखे हैं तब भी करियप्पा बुरा मान जाते थे। पता नहीं क्यों उन्हें हारमोनियम से भी बहुत चिढ़ थी। सेना के समारोहों में जब भी कोई संगीत का आइटम होता था उसमें हारमोनियम बजाने की मनाही होती थी। उनके लिए ट्रांजिस्टर दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार था। उसको वो हमेशा अपने पास रखते थे। टीवी देखने में उनकी कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। 15 जनवरी 1986 को जब वो सेना दिवस की परेड के लिए दिल्ली आए हुए थे, परेड के बाद उस समय के सेना अध्यक्ष जनरल के सुंदर जी ने घोषणा की कि सरकार ने जनरल करियप्पा को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया है। उनके बेटे एयर मार्शल नंदू करियप्पा बताते हैं, उस दिन उनके दाहिनी पैर की छोटी उंगली में बहुत दर्द था। उन दिनों घर पर वो बाएं पैर में जूता और दाहिने पैर में चप्पल पहना करते थे। हम सब ने उन्हें सलाह दी कि राष्ट्रपति भवन के समारोह में वो जूते न पहने, लेकिन वो हमारी कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने हमेशा की तरह अपने नोकदार जूते पहने। और तो और जब वो राष्ट्रपति से अपना फील्ड मार्शल का बेटन लेने गए तो उन्होंने वॉकिंग स्टिक का भी इस्तेमाल नहीं किया। राष्ट्रपति के एडीसी ने उन्हें सहारा देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उसे भी स्वीकार नहीं किया। उस समय उनकी उम्र थी 87 साल। ये पूरा समारोह करीब 10 मिनट चला, लेकिन इस दौरान करियप्पा खड़े रहे। हालांकि उनके पैर में बहुत तेज दर्द